हाय दोस्तों, मैं ब्रजेश कुमार आप सभी लोगों का अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए, जिससे हमारे वीडियो की आने वाली नोटिफिकेशन आप सभी लोगों को मिल सके। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे 1 दिसंबर से लेकर के 15 दिसंबर के मध्य जितनी भी घटनाएं हुई हैं उन्हीं के विषय में हम लोग इसका कह सकते हो कि बारी बारी से अध्ययन करेंगे। कुल 15 दिनों का करंट अफेयर्स होगा और उसमें जो जो इम्पोर्टेंट टॉपिक मिले हैं इन 15 दिनों में जितनी भी महत्वपूर्ण घटनाएं हुई हैं उन्हीं सभी के विषय में हम लोग चर्चा करेंगे। साथियों, 23 फरवरी 2022 से रेलवे ग्रुप डी का एग्ज़ाम स्टार्ट है और हम लोगों के पास अब ज़्यादा समय बचा नहीं है, ओनली 2 महीने। किसी भी वक्त मेरा एग्ज़ाम हो सकता है, फरवरी में, मार्च में, अप्रैल में। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए अपनी तैयारियों को तीव्र गति प्रदान करिए। और दोस्तों, किसी भी परीक्षा में क्वालिफाई करने के लिए करंट अफेयर्स का योगदान बहुत ही ज़्यादा है। ये मान के चलिए कि 100% महत्वपूर्ण है कि अगर आप करंट को नहीं पढ़े हैं तो कोई एग्ज़ाम को क्रैक करना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। इसलिए करंट अफेयर्स को बहुत ही ध्यानपूर्वक से पढ़िए। तो चलिए आज के इस सेशन को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं 1 दिसंबर से लेकर के 15 दिसंबर के मध्य कौन कौन सी ऐसी घटनाएं हुई हैं जो हमारे परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा। ओके, चलिए शुरू करते हैं। देखते हैं, सबसे पहला है गंगा एक्सप्रेसवे। बहुत ही इम्पोर्टेंट है साथियों, गंगा एक्सप्रेसवे। इसका जो उद्घाटन होगा दोस्तों पीएम मोदी के द्वारा होगा 18 दिसंबर सन 2021 को। और कहाँ होगा? रोजा रेलवे ग्राउंड शाहजहांपुर में होगा। और यह रोड 6 लेन की रोड होगी, यानी 6 लेन होंगे। इसके आधारशिला रखेंगे श्री नरेंद्र मोदी जी, भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के द्वारा रखा जाएगा। और दोस्तों, यही एक्सप्रेसवे भारत का सबसे बड़ा एक्सप्रेसवे होगा। भारत का सबसे बड़ा एक्सप्रेसवे होगा गंगा एक्सप्रेसवे, जो उत्तर प्रदेश के मेरठ से शुरू होगा। उत्तर प्रदेश के मेरठ से शुरू होगा यह गंगा एक्सप्रेसवे और इसकी जो लंबाई है 594 किलोमीटर है। बहुत ही लंबा है दोस्तों। अब यहीं से समझ लीजिए भारत का सबसे बड़ा एक्सप्रेसवे होगा यह, जिसकी लंबाई 594 किलोमीटर होगी। और इसकी जो कुल लागत आई है दोस्तों वह 36,000 करोड़ रुपए आई है इसकी लागत। ओके, आगे बढ़ते हैं। और इस लेन में, यानी इस जो 6 लेन का जो गंगा एक्सप्रेसवे का निर्माण जो किया जा रहा है, इसमें वाहनों की अधिकतम रफ्तार दोस्तों 120 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। ओके, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसी से संबंधित उत्तर प्रदेश के कुल 12 जिलों से यह एक्सप्रेसवे गुजरेगा, जिनमें से सबसे लंबा होगा उन्नाव में। सबसे लंबी दूरी जो होगी वह उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले में होगा। इसकी कुल दूरी दोस्तों 105 किलोमीटर होगी। बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ये जान लीजिए कि अगर किसी भी परीक्षा में यहाँ से एक प्रश्न फंस गया तो जान लीजिए कि पढ़ना बहुत ही सार्थक साबित होगा। ओके, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण ही टॉपिक को हमने रखा है वन लाइनर के माध्यम से, उन्हीं को देखेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों, भारत की पहली महिला मनोचिकित्सक जिनकी अभी हाल ही में मृत्यु हो गई, उनका क्या नाम है दोस्तों? तो वह है शारदा मेनन जी। कौन है? शारदा मेनन जी। यहाँ से दोस्तों जो प्रश्न बनेगा वो यह बनेगा कि हाल ही में शारदा मेनन जी का निधन हो गया, वह किस क्षेत्र से संबंधित है? तो आप लोग बताइए दोस्तों। यह एक मनोचिकित्सक थी। और उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात यह है कि यह भारत की पहली महिला मनोचिकित्सक थी। भारत की पहली महिला मनोचिकित्सक शारदा मेनन जी को कहा गया। शारदा मेनन जी का अभी हाल ही में इनकी डेथ हो गई है। ओके, अगला है दुनिया के सबसे उम्रदराज व्यक्ति, लगभग 110 वर्ष इनकी आयु थी और ये पेशे से एक क्रिकेटर थे। इनकी मृत्यु हो गई। वो किस देश से थे और इनका नाम क्या था? तो दोस्तों एलेन एस इनका नाम था और ये इंग्लैंड देश से संबंधित
यानी संबंध रखते थे। ओके, दोनों ही बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अगला है एशियन एकेडमी अवार्ड 2021। एशियन एकेडमी अवार्ड 2021 ये दोस्तों कोंकणा सेन व अमृता सुभाष को दिया गया। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एशियन एकेडमिक अवार्ड 2021 कोंकणा सेन व अमृता सुभाष को दिया गया। ओके, आगे बढ़ते हैं। अभी हाल ही में एक चक्रवात आया, हाल ही में एक चक्रवात आया। इस चक्रवात का नाम दोस्तों जवाद रखा गया, जवाद रखा गया। यह दोस्तों बंगाल की खाड़ी में यह आया, बंगाल की खाड़ी में यह जवाद नामक चक्रवात आया और सबसे पहले भारत के उड़ीसा राज्य को प्रभावित किया। और उड़ीसा राज्य के जो पुरी है, पुरी के तटों को ज़्यादा ही विनाश किया। यानी सबसे पहले जो है उड़ीसा राज्य के पुरी के तट से टकराया जवाद तूफान। इंपॉर्टेंट है। प्रश्न कैसे बनेगा दोस्तों? प्रश्न इस प्रकार से बनेगा कि जवाद तूफान कहाँ पे आया या किस सागर में आया, कहाँ आया? तो आप लोग जवाब दीजिए बंगाल की खाड़ी में। अगर ये प्रश्न पूछ लिए कि जवाद तूफान सबसे पहले भारत के किस तट से टकराया, तो आप लोग बताइए पुरी के तट से। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगला है विश्व का सबसे बड़ा खादी से निर्मित, विश्व का सबसे बड़ा खादी से निर्मित राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया। विश्व का सबसे बड़ा खादी से निर्मित राष्ट्रीय ध्वज को फहराया गया। यह दोस्तों किसने फहराया और कहाँ पे फहराया? तो दोस्तों यह जो ध्वज फहराया गया भारतीय नौसेना और भारतीय स्थल सेना के सहयोग से गेटवे ऑफ इंडिया, गेटवे ऑफ इंडिया। अब दोस्तों यहाँ से एक प्रश्न और बन रहा है कि गेटवे ऑफ इंडिया है कहाँ? तो दोस्तों गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई में पड़ता है, जबकि इंडिया गेट इंडिया गेट दिल्ली में पड़ता है। बहुत ही कन्फ्यूजनदार है दोस्तों। तो गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई और इंडिया गेट दिल्ली। तो इस झंडे को जो फहराया गया गेटवे ऑफ इंडिया पे फहराया गया और इसमें नौसेना और भारतीय थल सेना के सहयोग से विश्व का सबसे बड़ा खादी से निर्मित राष्ट्रीय ध्वज बनाया गया था। ओके, अगला है विदेशी मुद्रा भंडार में, विदेशी मुद्रा भंडार में भारत का स्थान। भारत का स्थान कैसा है? तो दोस्तों चौथा है। यानी विश्व में जो विदेशी मुद्रा, जैसे मान लीजिए इंडिया में रुपया चलता है और अगल बगल के देशों में जैसे मान लीजिए बांग्लादेश में टका चलता है, जापान में येन चलता है, चीन में युआन चलता है, ऐसे करके जो विदेश के जो पैसे होते हैं वह भारत में जो रखा गया है उसकी श्रेणी में भारत चौथे नंबर पर आता है। अगर पहले नंबर की बात करें तो पहले नंबर में जैसे चीन आ गया, इधर दूसरे नंबर पर जापान आ गया, कोरिया आ गया, ये सभी देश हैं। तो चौथे नंबर पर भारत का स्थान आया है। ओके, अगला है डेविस कप 2021। दोस्तों दो तरह के प्रश्न यहाँ से बनेंगे। पहला तो यही बन जाएगा कि डेविस कप किस खेल से संबंधित है? तो बताइए डेविस कप फुटबॉल से संबंधित है। और दूसरा प्रश्न ये बन जाता है कि डेविस कप 2021 का विजेता कौन है? तो बताइए रूस है। और तीसरा प्रश्न जो बन रहा है कि इस रूस के जो टीम है उस टीम के कैप्टन कौन थे? तो बताइए दानिल मेदवेदेव, दानिल मेदवेदेव। इन्हीं के कह सकते हैं नेतृत्व में डेविस कप रूस ने जीता। ओके, अगला है 2+2 वार्ता। बहुत फेमस है दोस्तों। 2+2 वार्ता जो हुआ वह भारत और रूस के मध्य में हुआ। 2+2 का वार्ता जो हुआ वह भारत और रूस के मध्य में हुआ और इन दोनों के मध्य में कुल 28 समझौतों पर हस्ताक्षर हुआ, कुल 28 समझौतों पर। ये सभी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। पहला तो ये हो जाएगा 2+2 वार्ता किन देशों के बीच हुआ? तो भारत और रूस के बीच में। और ये भी प्रश्न बन जाएगा भारत और रूस के मध्य जो 2+2 की वार्ता हुई उसमें कुल कितने समझौते पर हस्ताक्षर हुए? तो बताइए 28 समझौते पर। ओके, बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। जितना हमने लिखा है बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, परीक्षाओं में फंसना 100% श्योर है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 47वां रामसर साइट घोषित हुआ। अब तक दोस्तों 46 रामसर साइट होते थे, लेकिन अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश के हैदरपुर को रामसर साइट घोषित किया गया। रामसर साइट अगर भारत में पूछा जाए कि भारत में कुल कितने रामसर साइट हैं तो बताइए दोस्तों 47। अगर यूपी की बात करें, यूपी में कितना है दोस्तों? तो यूपी में कुल 9 है। कितने हैं रामसर साइट? कुल 9। ओके, आगे बढ़ते हैं। ज्ञानपीठ पुरस्कार, 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2021 किसे दिया गया? बहुत ही इंपॉर्टेंट है 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार। तो दोस्तों नीलमणि फुकन को दिया गया। ये एक असमिया लेखक है। कौन है? यह एक असमिया लेखक है। भारतीय जो अनुसूचियों की बात करें
तो 8वीं सूची में कुल जितनी भी भाषाएं रखी गई हैं, लगभग 22 भाषाओं को रखा गया है। उन 22 भाषाओं में जो भी व्यक्ति बहुत ही विशेष योगदान करता है साहित्य के प्रति, तो उन्हीं को इस ज्ञानपीठ पुरस्कार से नवाजा जाता है। लेकिन इस बार का जो 2021 का यानी 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया वह नीलमणि फुकन को दिया गया। यह एक असमिया लेखक है और आसमी भाषा के लिए इनको दिया गया है। ओके, अगला है 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2022। 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2022 यानी 21 का भी और 22 का भी दोनों एक साथ दिया गया है। तो दोस्तों वो दिया गया है दामोदर मौजो को, दामोदर मौजो को। और ये कोंकणी लेखक हैं, कोंकणी लेखक हैं यानी कोंकणी भाषा के लिए इनको दिया गया है। क्लियर है? हिंदी में नहीं दिया गया है। 56वां 2021 असमिया लेखक को दिया गया। 57वां दामोदर मौजो को दिया गया जो एक कोंकणी भाषा के लेखक हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, पेटीएम पेमेंट बैंक। पेटीएम पेमेंट बैंक दोस्तों आप लोगों ने सुना होगा, गूगल पे, पेटीएम या फ़ोन पे। तो इस पेटीएम पेमेंट बैंक को आरबीआई के द्वारा इसे अनुसूचित बैंक का दर्जा दिया गया। बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ऐसे प्रश्न बनेगा कि अभी हाल ही में आरबीआई के द्वारा किस बैंक को अनुसूचित बैंक की सूची में रखा गया? तो हमारा उत्तर होगा पेटीएम पेमेंट बैंक। ओके, क्योंकि जितनी भी बैंकिंग होती हैं उनको लाइसेंस कौन देता है? आरबीआई देता है, यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ है दोस्तों? तो बताइए, मुंबई में है। अगर ये पूछ ले कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के प्रथम गवर्नर कौन थे, तो बताइए ऑसबोर्न स्मिथ थे। ओके, आगे बढ़ते हैं। रामानुजन पुरस्कार 2021, रामानुजन पुरस्कार 2021। और ये भी दोस्तों यहाँ से प्रश्न बन जाता है कि रामानुजन पुरस्कार का संबंध किससे है? तो आप लोग बताइए कि गणित से संबंधित है। तो इस बार का रामानुजन पुरस्कार नीना गुप्ता जी को दिया गया और इनका जो योगदान था वह बीज गणित के लिए था। और वर्तमान में नीना गुप्ता कोलकाता में प्रोफेसर के पोस्ट पर कार्यरत हैं। ओके, अगला बढ़ते हैं। मिस यूनिवर्स 2021 बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दिस लाइन। ओके, मिस यूनिवर्स 2021 का खिताब जो दिया गया हरनाथ संधू को दिया गया। और ये हरनाथ संधू हरियाणा राज्य से बिलोंग करती हैं। और उससे भी इम्पोर्टेंट बात यह है कि जो मिस यूनिवर्स का खिताब हमें यानी भारत की जो हरनाथ संधू को दिया गया, ये 21 वर्ष के बाद भारत में यह आया है। 21 वर्ष के बाद, 21 वर्ष बोले तो सन 2000 ईस्वी में भारत की लारा दत्ता को दिया गया था मिस यूनिवर्स का खिताब, यानी कुल 21 वर्षों के बाद दिया गया, भारत को प्राप्त हुआ। हरनाथ संधू जो ये एक मॉडल है, हरनाथ संधू जो है ये एक मॉडल है और इन्होंने मिस यूनिवर्स का खिताब जीता। और ये लगभग 17वां मिस यूनिवर्स का खिताब है और भारत के लिए 21 सालों के बाद ये प्राप्त हुआ है। ओके, आगे बढ़ते हैं। देश के दूसरे रक्षा प्रमुख यानी सीडीएस, चीफ डिफेंस। दोस्तों अभी हाल ही में तमिलनाडु के कुन्नूर जिले में एक कह सकते हो हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया था। उसमें कुल 14 व्यक्ति सवार थे। 14 व्यक्तियों में जो भारत के प्रथम सीडीएस थे जनरल विपिन रावत जी, वो और उनकी पत्नी दोनों उस हेलीकॉप्टर पे सवार थे और कहीं जा रहे थे, वेलिंगटन जा रहे थे दोस्तों, वेलिंगटन। वहाँ पे इनका कोई समारोह था, उसी को अटेंड करने जा रहे थे और रास्ते में पहुँचने के 10 मिनट पहले ही इनका जो हेलीकॉप्टर है वो क्रैश हो जाता है और इनकी डेथ हो जाती है। हम इनकी आत्मा की शांति के लिए ईश्वर से कामना करते हैं। फिलहाल अभी हम लोग तैयारी में जुटे हैं, तो इसको ध्यान में रखते हुए देखते हैं। तो भारत के अगर प्रथम सीडीएस की बात करेंगे तो जनरल विपिन रावत जी होंगे, और अगर भारत के द्वितीय सीडीएस यानी दूसरे रक्षा प्रमुख की बात करेंगे तो वह है जनरल मनोज मुकुंद नरवणे। ओके, आगे बढ़ते हैं। एशिया पावर इंडेक्स 2021, एशिया पावर इंडेक्स 2021 में भारत चौथे स्थान पर रहा। भारत
चौथे स्थान पर रहा। एशिया में सबसे पावरफुल व्यक्ति कौन सा देश है, तो उसमें चौथे स्थान पर सबसे पावरफुल देशों में जैसे जापान हुआ, कोरिया हुआ, और इधर चाइना हुआ, और फिर भारत हुआ। चौथे स्थान पर भारत का नंबर आया है एशिया पावर इंडेक्स 2021 में। आगे बढ़ते हैं, जर्मनी के नए चांसलर। जर्मनी के नए चांसलर जो अब होंगे, अभी तो कौन है बताइए। चलिए ठीक है, याद आए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा कि वर्तमान में जर्मनी की चांसलर कौन है, तो बताइए एंजेला मर्केल। अब एंजेला मर्केल के बाद जो जर्मनी के चांसलर होंगे वो ओलाफ सोल्ज होंगे। कौन होंगे? ओलाफ सोल्ज। ओके, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं भारत की सबसे शक्तिशाली महिला। भारत की सबसे शक्तिशाली महिला में दोस्तों निर्मला सीतारमण जी को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ। कुल 67वीं रैंक थी इनकी। और अगर भारत की महिलाओं की बात करें तो भारत की कुल 4 महिलाएं शामिल हैं, जिनमें से सबसे नंबर 1 पर निर्मला सीतारमण जी को रखा गया है, जो वर्तमान में क्या है? वित्त मंत्री हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं, 31वां ब्याज सम्मान दिया जाएगा। 31वां ब्याज सम्मान के बिरला फाउंडेशन द्वारा इसको दिया जाता है दोस्तों, ब्याज सम्मान। और इस बार का जो ब्याज सम्मान है वो असगर वजाहत को दिया गया है, दिया जाएगा, अभी दिया नहीं गया है लेकिन दिया जाएगा असगर वजाहत को। यह एक हिंदी लेखक के कवि हैं, यानी हिंदी लेखक हैं, और इनका जो संबंध है उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जिले से संबंध है। और इनकी जो कृति है, जिस कृति के लिए इनको ब्याज सम्मान दिया जा रहा है, उस कृति का नाम है दोस्तों महाबली। महाबली एक दोस्तों नाटक है। इस नाटक के लिए, महाबली नाटक के लिए इनको 31वां ब्याज सम्मान दिया जाएगा। और इनका संबंध उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जिले से संबंधित है। फतेहपुर से याद आया दोस्तों, फतेहपुर में भारत का सबसे बड़ा दरवाज़ा, बुलंद दरवाज़ा फतेहपुर सीकरी में ही स्थित है। फतेहपुर सीकरी और फतेहपुर दोनों तो अलग है दोस्तों। ये फतेहपुर सीकरी जो है वो आगरा के करीब में पड़ता है, बट ये जो फतेहपुर है, ये फतेहपुर बस इलाहाबाद के कौशाम्बी, उसके बाद फतेहपुर ही आता है। ओके, आगे बढ़ते हैं, 5वें हिंद महासागर सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये दोस्तों, इसका जो आयोजन हुआ वह आबू धाबी में हुआ। और आबू धाबी कहाँ पड़ता है दोस्तों? तो ये यूएई में पड़ता है, यानी यूनाइटेड अरब अमीरात में पड़ता है। ओके, अगला है नेक्स्ट है लास्ट भी है, ओमेन ऑफ द ईयर 2021। ओमेन ऑफ द ईयर 2021। और एक दोस्तों मैं भूल गया कि 5वें हिंद महासागर सम्मेलन जो हुआ आबू धाबी में हुआ, और ये यूएई में पड़ता है। इस बार का हिंद महासागर सम्मेलन का जो विषय रखा गया था वह विषय था पारिस्थितिकी, अर्थव्यवस्था और महामारी। तीन विषय को रखा गया था। इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, कभी कभी विषय ही पूछ लिया जाता है कि बताइए 5वें हिंद महासागर सम्मेलन में कौन सा विषय रखा गया, तो बताइए पारिस्थितिकी, अर्थव्यवस्था और महामारी। ओके, अगला है ओमेन ऑफ द ईयर। तो दोस्तों इस बार का ओमेन ऑफ द ईयर अंजू बाबी जार्ज को दिया गया है। ओके, आशा करते हैं दोस्तों यह वीडियो आप लोगों को अवश्य ही पसंद आया होगा। अगर एक भी परीक्षा में एक प्रश्न फंस गया तो मेरा मेहनत दोस्तों सफल हो जाएगा, और आप लोगों का भी मेहनत सफल हो जाएगा कि इतनी देर लगभग 10 से 15 मिनट आप लोग हमारे इस करंट अफेयर्स के इस सेशन में आप लोग जुड़े रहे, जो कि 1 दिसंबर से लेकर के 15 दिसंबर के मध्य की जितनी भी समसामयिक घटनाएं हैं उन्हीं को हमने पॉइंट वाइज वन लाइनर में रखा हुआ है। ओके दोस्तों, चलते हैं साथियों, बाय बाय।